नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है स्वीडन के ऊपर रहेगी, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। तो जो सितंबर का जो मेजर इनटेक है उसके ऊपर, और जो जैन फेब वाला जो इनटेक है इसके ऊपर भी इसकी क्या अपडेशंस रही हैं। तो स्वीडन के साथ जो क्राउन इमिग्रेशन को है कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। स्वीडन गवर्नमेंट से काम करके क्राउन इमिग्रेशन को काफ़ी मज़ा आया है, वो आ भी रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में रिपीट किया कि उनका जो वर्किंग स्टाइल है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द कंट्रीज़, क्योंकि उन्होंने हर एक काम को टाइम फ्रेम किया हुआ है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसी ऐसी कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर टाइम फ्रेम है। अभी जो मेजर इनटेक है सितंबर वाला, उसकी डेडलाइन है 15 जनवरी, और 15 जनवरी के बाद फिर उन्होंने 1 महीने का और टाइम दे देते हैं अल्ट्रेशन एडिशंस के लिए। अगर आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट अपलोड और डिलीट करना अपनी एप्लीकेशंस, उसके लिए 1 महीने का टाइम दे देते हैं। उसके बाद उन्होंने आपके जो रिज़ल्ट मतलब नोटिफिकेशंस आने हैं, जिसको हम एडमिशन्स कहते हैं, उसके लिए भी उन्होंने डेडलाइंस दी हुई है कि हम अप्रैल की इस डेट को बैचलर वालों का और मास्टर वालों का और पीएचडी वालों के रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, किन किन बच्चों का एडमिशन्स हुआ है, कौन एडमिटेड है, कौन डिलीटेड है, कौन रिजेक्टेड है, उसकी नोटिफिकेशंस देंगे। और ये तो यूनिवर्सिटी एडमिशन है। उसके बाद जो वहाँ की स्वीडन इमिग्रेशन है उसके साथ वर्किंग करके और अच्छा मतलब मज़ा आता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ वहाँ पर अप्लाई करते हैं, वहाँ की रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स की, अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई शॉर्ट कमिंग उनको दिखती है तो स्वीडन गवर्नमेंट आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशंस भेज देती है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये शॉर्ट कमिंग है, तो आप उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करें, या इसके लिए कोई अपना एडिशनल डॉक्यूमेंट भेजें ताकि वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लें। और इवन स्वीडन गवर्नमेंट ने या स्वीडन इमिग्रेशन ने हमारी कुछ एप्लीकेशंस में 24 आवर्स में, 48 आवर्स में डिसीजंस लिए हुए हैं, बच्चों को स्टूडेंट रेजिडेंसीज ग्रांट की है। और काफ़ी लीनियंट कंट्री रहा है टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ। और पिछली मेरी वीडियोस आप चेक करेंगे, 3-4 वीडियो स्वीडन से रिलेटेड जो पीछे मैंने अभी डाली थी, स्वीडन से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 30 से 40 वीडियोज़ हैं स्वीडन से रिलेटेड। तो मैंने जो अभी लेटेस्ट 3-4 वीडियोज़ डाली थी उसके अंदर मैंने इंटीमेशंस दे दी थी कि स्वीडन गवर्नमेंट इस वाले इनटेक में रिजेक्ट होने जा रही है, मतलब वीज़ा को रिजेक्ट करेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। वही चीज़ हुई है। अभी स्वीडन गवर्नमेंट ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा में रिजेक्शन देनी स्टार्ट कर दी है। ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैंने उसके अंदर पहले वीडियोस में बता दिया था। उसका रीज़न यही रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस गलत एजेंट्स या गलत बच्चे डाल रहे हैं फेक डिग्रियां बनाकर और साथ में फेक बैंक स्टेटमेंटें लगाकर। तो उनको कहीं से इसके बारे में पता चला, और इसलिए उन्होंने जैन इनटेक में बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू कॉल्स की हैं, और मैक्सिमम जितने भी बच्चों ने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसके लिए उन्होंने वेरिफिकेशन डाल दी है। तो वेरिफिकेशन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में, और जिन बच्चों ने डीम यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर है वहाँ से अपनी डिग्री गेन की थी, उनको मैक्सिमम के लिए वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजी है उन्होंने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को। और इसके अलावा क्या है, उन्होंने 70 से 80% बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया। तो यहाँ पर इंटरव्यू आ जाती है तो वहाँ पर ये लेकर चलिए रिजेक्शन रेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि पहले वो इंटरव्यू बेस्ड नहीं था, एक्सेप्शनल इंटरव्यू आती थी। पिछले 4-5 साल में एक्सेप्शनल इंटरव्यू आती थी। अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है, आप जेन्युइन है, तब तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, होता ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो भी सफ़र हो जाता है जब अनजेन्युइन स्टूडेंट्स फेक डॉक्यूमेंट लगा के अपने वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं, जैसे यूके के अंदर हुआ है। चलो थोड़ा सा मैं हॉल्ट करता हूँ इसके अंदर। अभी यूके का भी मैं बता दूँ, यूके की मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियोस में, मैंने कम से कम 16 से 17 रिव्यू डाली थी जिन स्टूडेंट्स के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे। उसके अंदर मेरे पास 3 के डिसीजंस आ चुके हैं, 2 के नहीं 4 के डिसीजंस आ चुके हैं, 3 के भी, 4 के पॉजिटिव आए हैं। मैंने आप अपनी हर एक वीडियोस में मैं ये बताता हूँ कि जब भी मैं कोई केस लेता हूँ, कोई भी केस मेरे पास आता है उसको मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करने के बाद ही हम केस रजिस्टर्ड करते हैं। हम केस को एज ए एम्बेसी समझ कर ही
कंसिडर करते हैं कि अगर मैं ही वीज़ा ऑफिसर हूँ क्या मैं इसको दे दूँगा वीज़ा या नहीं। इसी तरीके से जैसे मेजॉरिटी ऑफ यूके की स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, तो उन रिजेक्शंस के बाद जब बच्चों ने हमारी वीडियोस देखी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में वेरी वेरी एक्सपर्टाइज हैं, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डालिए। तो वो भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, मेरे पास कम से कम 70 से 80 केसेस आए थे रिफ्यूज़ल के, तो उनके अंदर भी मैंने सब केसेस को रीड किया, उनकी रिफ्यूज़ल्स को, जिसके अंदर मुझे कुछ वायबिलिटी लग रही थी कि हाँ इसका जो डिसीज़न है जो वीज़ा ऑफिसर ने या ईसीओ ने रॉन्गली दिया है वो ही मैंने केसेस लिए हैं। ये नहीं है कि जिन बच्चों की फेक डिग्रियां लगी हुई थी जो स्पेसिफिकली रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर लिखा हुआ था, या फेक बैंक स्टेटमेंट लगी थी, या फेक लोन लेटर लगे हुए थे, जहाँ आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं थी, वो वाले केसेस मैंने टोटली अवॉइड किए। मैंने कहा मैं इसके ऊपर अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ना ही आपके 15,000 रुपये आपसे लूँगा। तो वो केसेस लिए थे जिसमें वीज़ा ऑफिसर ने इंटेंशनली बच्चों को रिफ्यूज़ किया है। मेरे पास जो 16 केसेस है, 4 केसेस की मेरे पास डिसीजन आ चुके हैं, एक कल आया है। ये कल वाला भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, योर एप्लीकेशन फॉर एंटी क्लियरेंस टू द यूकेट अंडर टायर 4 ऑफ पॉइंट बेस्ड सिस्टम, योर एप्लीकेशन फेल्ड टू मीट द क्वालिफाइंग criteria and was refused on so and so date. Your request for administrative review was received by this office by so and so date. ठीक है, अभी उसके ऊपर क्या डिसीजन आया, I have reviewed your application including the representation made by you in your administrative review and I am satisfied that decision to refuse your entry clearance need to be reassessed. तो उसके अंदर उन्होंने रीअसेस करने के लिए एप्लीकेशन कह दिया, मतलब इसकी एप्लीकेशन अभी दोबारा रीअसेस होगी, इसको पॉजिटिव डिसीजन आया है। तो मैंने फिर बताया कि रिव्यू बनाते कैसे हैं, मैंने 4-4 पेज की रिव्यू बनाई है, उसके अंदर हर एक पॉइंट्स को कवर किया है। इसी तरीके से मैं बताने का मतलब ये था कि वही केसेस लेने की कोशिश करते हैं हम। 100% हर एक स्टूडेंट्स, हर एक पेरेंट्स को यही बताते हैं कि कभी भी किसी भी एम्बेसी में गलत डॉक्यूमेंट लगा के वीज़ा लेने की कोशिश मत करें, उसमें नुकसान आपका होगा, आप ही ब्लैक लिस्ट होंगे उस कंट्री के लिए। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्वीडन के ऊपर। तो स्वीडन में भी यही हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन इस साल एक्सपेक्टेड है रिजेक्ट होंगी। यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझे अप्रोच भी किया है जिनके केसेस रिजेक्ट हुए हैं स्वीडन के, उन्होंने अप्रोच किया है कि सर ड्यू टू दैट रीज़न उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कुछ बच्चों ने ऐसे ने भी रिजेक्ट हमें अप्रोच किया है जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अप्लाई किया है और करने के बाद अभी कहते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया कि क्या हम जाएं या ना जाएं। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें। अगर आपके नेगेटिव डिसीजन भी आ चुका है, जहाँ आपको इंटरव्यू कॉल आ चुकी हैं, इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं उसके भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, वहाँ की स्वीडन इमिग्रेशन अथॉरिटी ने कोई आपको मेल भेजी हुई, आपको समझ नहीं लग पा रहा है कि कौन सा हम डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तब भी आप क्राउन इमिग्रेशन के पास संपर्क कर सकते हैं। इवन आपकी वहाँ पर फीसें फंस चुकी हैं, आपका कोई कंसल्टेंट या आपका कोई एजेंट आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, आपका एडमिशन आ गया है, आपसे और पैसे मांग रहा है, जहाँ ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी है वो है, तब भी स्वीडन से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, तब भी आप हमें संपर्क करें, आपको हम बढ़िया से बढ़िया सोल्यूशंस दे सकते हैं। क्योंकि जो 4 या 5 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, इट इज़ नॉट कोई मिनिमम एक्सपीरियंस होता है। तो हमें हर एक लूप होल के बारे में मालूम है जब भी हम स्वीडन के ऊपर वर्क करते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी टाइप की स्वीडन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके जैन और फेब इनटेक की, तो आप हमें संपर्क करें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये बताया है कि आप एक सेमेस्टर ऑनलाइन स्टार्ट कर दें, क्योंकि डिसीज़न बड़े लेट किए हैं, तो उनको वो सेमेस्टर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उनके लिए स्पेशल वार्निंग है कि वो एक बारी मेरी राय ज़रूर ले लें। मैं आपको क्लियर ही बताऊंगा कि आपको इस सिचुएशन में वो ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इन केस अगर वो आपका केस रिजेक्ट करती है, तो क्या आपकी जो स्वीडन यूनिवर्सिटी आपका एक सेमेस्टर का फीस को डिडक्ट करके भेजेगी। वो सारा कुछ आपने चेक करना है। वो कौन बता सकते हैं? क्राउन वाले बता सकते हैं, क्योंकि क्राउन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्वीडन से रिलेटेड। चलो अभी हम आते हैं सितंबर इनटेक के ऊपर। सितंबर में अगर आपने स्वीडन में जाना है विद स्पाउस, जेन्युइन स्टूडेंट हैं आप, आपका एवरीथिंग ओके हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तभी अभी कांटेक्ट करें। क्योंकि आने वाले टाइम में
वो भी आपको भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। यही नहीं है कि लोगों ने बीटेक की हुई है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर विदाउट IELTS पढ़ी हैं, जो एम्बेसीज में डाली हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स आती नहीं है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीटेक की हुई है, तो वो भी केसेस सामने आए हैं उनके। तो उनको फिर रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये तो बीटेक वाले ऐसे ही हवा वाले ही हैं, PTU वाले या लवली वाले, तो इनको इंग्लिश नहीं आती, अभी किया तो किया क्या जाए। तो इसीलिए अगर आपने स्वीडन का अपना केस डालना है और अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, तो आप एक बारी क्राउन इमिग्रेशन की राय लें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है कि आपका स्वीडन में किस तरीके से केस डाला जाए, क्या स्वीडन में भी अप्लाई कर दिया, उसके साथ आपको कौन सा और सब्स्टिट्यूट दिया है, यहाँ पर स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। अगर आपका रिफ्यूज़ल भी आ चुका है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी अपील वहाँ पे स्वीडन गवर्नमेंट को या स्वीडन इमिग्रेशन को करना चाहते हैं, तब भी आप हमें संपर्क करें, तो मैं आपका रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ने के बाद बता सकता हूँ कि आपको रिव्यू डालने का बेनिफिट है या नहीं। तो स्वीडन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। और इसकी जो लास्ट डेट है 15 जन है, 15 जनवरी से पहले पहले आपने क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करना है, क्योंकि सितंबर जो इनका डेडलाइन, सितंबर इनटेक की 15 जनवरी डेडलाइन है, इसके बाद फिर आप स्वीडन का अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपकी डेस्टिनेशन स्वीडन है विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ। स्वीडन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल को ब्रोज करके भी दे सकते हैं, कम से कम 30 से 40 वीडियो मिल जाएंगी। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। उससे ये होगा कि जो भी मैं न्यू लेटेस्ट वीडियो डेली डालता हूँ सबसे पहले उनके पास जाएंगी जिन्होंने हमारे बेल आइकन को पुश किया हुआ है। थैंक यू।